हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बच्चों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए आपका क्लास 9th का यानी कि कक्षा 9 का अर्थशास्त्र विषय का पहला अध्याय यहाँ पे लेके आया हूँ। कंप्लीट चैप्टर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों को मैं कंप्लीट पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगा और हमारे चैप्टर का नाम है पालमपुर गाँव की कहानी। इसमें आप लोगों को आपका जो पालमपुर गांव की कहानी है, इसके माध्यम से आप लोगों को अर्थशास्त्र के बेसिक नॉलेज की तरफ ले जाया जाएगा, उससे जोड़ा जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग। अगर आप लोगों को इस चैप्टर को समझना है तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया गया है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में भी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ अगर आप लोगों को किसी भी क्लासेस का क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस यहाँ पे बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी और सभी विषयों की, ठीक है, सभी विषयों की क्लासेस बिल्कुल फ्री में आप लोगों को सभी क्लासेस की यहाँ पे बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। और आज हमारा जो चैप्टर है वो है पहला अध्याय आपके अर्थशास्त्र विषय के कक्षा 9 का पालमपुर गांव की कहानी। अब इसे सबसे पहले हम अवलोकन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको देखने में और आसानी हो। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचित कराना है। यानी कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इस कहानी के माध्यम से उत्पादन से संबंधित जो मूल विचार होते हैं उससे परिचित कराना है। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा उत्पादन क्या है। कोई भी उत्पाद जिसको जैसे किसान क्या करता है, खेती करता है, तो उससे क्या बनाता है, वो क्या उत्पादित करता है, अनाज उत्पादित करता है। आप घर पे अपने आसपास हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी उत्पाद से घिरे होंगे। आप हो सकता है अभी मोबाइल में देख रहे हो ये वीडियो, वो भी एक उत्पाद है। पेन से अपनी कॉपी पे लिखते हैं, वो भी एक तरीके से एक उत्पाद है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा वस्तु है जिसको बनाया जा रहा है, जिसको उत्पन्न किया जा रहा है, वही आपका उत्पादन हो गया। इससे इस चैप्टर में परिचित कराया जाएगा। और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। यानी कि ये जो पालमपुर गांव है ये कोई गांव रियल में नहीं है, ये कहानी है, एक कृत्रिम काल्पनिक गांव है। इस गांव से यहाँ पे गांव की कहानी के माध्यम से आपको उत्पादन से संबंधित जो मूल विचार हैं उससे यहाँ पे आपको परिचित कराया जाएगा। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है। यानी कि पालमपुर में ज़्यादातर जैसे गांव में होता है, वहाँ पे पालमपुर में भी उनका मुख्य कार्य खेती था। जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती हैं। यानी कि वहाँ पे मुख्य क्रिया तो उनका खेती था, लेकिन उसके साथ ही साथ लघु स्तरीय विनिर्माण यानी कि छोटे मोटे घर बन रहे हैं, वहाँ पे कोई छोटी मोटी इमारतें बन रही हैं, डेयरी का काम हो रहा है, जैसे दूध पनीर वाला जो कार्य होता है, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जा रही हैं। यानी कि आप छोटे साधनों से आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, ठीक है। ये सब कार्य भी वहाँ पे होते थे, लेकिन मुख्य कार्य क्या था उनका, खेती। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। अब आपको यहाँ पे मैं इतना मान के चलता हूँ कि संसाधन पता होगा, ठीक है। तो इन कार्यों के लिए ये विनिर्माण कार्य हो गया, खेती हो गया, परिवहन हो गया, डेयरी हो गया, इन सभी के लिए, इन सभी क्रियाओं के लिए अलग अलग प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती थी, ठीक है। यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। इसमें जैसे प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन में क्या आ जाएगा, जैसे भूमि हो गया, जल हो गया, आपका अनाज हो गया, आपके पेड़ पौधे हो गए, ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। लकड़ियाँ हो गई। मानव निर्मित वस्तुएं यानी कि जो मानव बना रहा है, जैसे बैलगाड़ी हो गया, उसको मानव बना दे रहा है। ट्रैक्टर आपका मानव के द्वारा ही निर्मित हो रही है कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, ठीक है। और मानव प्रयास, जो श्रम हो रहा है, मानव के द्वारा कार्य किया जा रहा है। और मुद्रा यानी कि लास्ट में यहाँ पे पैसा आ जाता है। तो इन सभी संसाधनों की आवश्यकता पड़ रही है इन सब कामों में। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। यहाँ पे पालमपुर गांव की जब कहानी आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको ये वहाँ पे पता चल जाएगा कि किस प्रकार से हम जो गांव में कार्य करते हैं, उत्पादन करते हैं, यहाँ पे किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं या फिर किसी सेवा को हम उत्पादित करते हैं। वस्तु मतलब जैसे आपको मैंने अभी बताया, मोबाइल, घड़ी, कार, पेन, ये सब वस्तुएं हो गई। और सेवाओं का उत्पादन का मतलब है कि आप कोई कार्य कर, जैसे आपके घर में कोई घर बन रहा है आपका,
कोई मिस्त्री आके वो कार्य कर रहा है तो वो क्या अपनी सेवा दे रहा है ना, वो श्रम कर रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, ये आपका मेरा सेवा प्रदान करना हो गया आपको। तो इन प्रकार के किस किस संसाधन को वहाँ पे समायोजित करके ये कार्य किए जाते हैं, इसके बारे में इस कहानी में पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे अवलोकन आपने देख लिया। अब हम चलेंगे परिचय की तरफ। परिचय का मतलब है कि इस चैप्टर में जो जो चीज़ें हैं उससे थोड़ा थोड़ा आपको परिचित कराया जाएगा। पालमपुर आस पड़ोस के गाँव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। पालमपुर ऐसा गांव है जो आसपास के कस्बों, जो छोटे शहर होते, शहर के छोटे हिस्से और बाकी दूसरे गांव से, आस पड़ोस के गांव से भली भांति उसको कनेक्टिविटी उसकी अच्छी है, मतलब गांव से सड़कें हैं, आने जाने का रास्ता है, जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उसके आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। यानी कि जैसे मान लीजिए ये पालमपुर है तो यहाँ से 3 किलोमीटर जाएंगे तो यहाँ पे आएगा आपका रायगंज, ठीक है। और इसके आगे बढ़ेंगे तो आपका निकटतम छोटा कस्बा यहाँ पे आएगा जिसका नाम है शाहपुर, ठीक, इससे जोड़ता है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंस बग्गी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। यानी कि उस सड़क पे बता रहे हैं यहाँ पे कहानी में कि उस सड़क पे आपको ख़ास तौर से गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ दिख जाएंगी जो बैल खींचता है, भैंसा बग्गी दिख जाएगी जिसको भैंसे खींचते हैं, भैंसा खींचता है, और मोटरसाइकिल दिख जाएगी, जीप दिख जाएगी, ट्रैक्टर दिख जाएगा और ट्रक भी दिख जाएंगे उस पर। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80% परिवार हैं। यानी कि वो उनका कहना है कि 450 परिवार तो हैं उस गांव में अलग अलग जातियों के, लेकिन उस गांव के 80 परिवार ही वहाँ की ज़्यादातर ज़मीनों के मालिक हैं। उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। अनुसूचित जाति यानी कि जिनको दलित कहा जाता है, ये लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है। यानी कि अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 33 लोग अनुसूचित जाति के लोग हैं और वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। खेतों में सभी, यहाँ पे देखिए, खेतों में सभी नलकूप से यहाँ पे नलकूप बिजली से ही चलते हैं और इसका उपयोग, यहाँ पे पढ़ रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। यानी कि पालमपुर गांव में 2 प्राइमरी स्कूल हैं और एक आपका हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है। यानी कि वहाँ पे एक सरकारी हॉस्पिटल भी है और एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी है जहाँ रोगियों का उपचार किया जाता है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। इन सुविधाओं की तुलना अपने निकट के गांव में उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। अब यहाँ पे देखिए पालमपुर गांव के बारे में आपको जो बताया गया, अभी तक कहानी जो परिचय कराया गया, उससे ये पता चलता है कि वहाँ पे सड़कें भी हैं, वहाँ पे परिवहन के साधन भी हैं, क्योंकि वहाँ पे जीप है, मोटरसाइकिल है, ट्रकें हैं, तो परिवहन के साधन भी हैं। बिजली भी है कुछ घरों में, यहाँ पे कुछ गरीब घरों में अगर बिजली है, ज़्यादातर घरों में तो ज़्यादा सी बात है कि सभी घरों में बिजली है। सिंचाई, जो खेतों में नल जो है उसकी बिजली से चलता है, तो सिंचाई के साधन भी हैं। विद्यालय हैं, 2 प्राइमरी विद्यालय हैं, एक आपका हाई स्कूल है, तो जाहिर सी बात है गांव में इतना होना, यानी कि वहाँ पे शिक्षा की सुविधा भी अच्छी है, स्वास्थ्य केंद्र भी सही है। तो ये सारी चीज़ें गाँव में होना बहुत अच्छी बात है। आपको अपने गाँव के आसपास के गाँव से उसकी तुलना करनी है। आगे बढ़ते हैं। अब एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ज़्यादातर गांव में मुख्य कार्य क्या होता है, खेती होती है, तो खेती ही उनका मुख्य उत्पादन का कार्य है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएँ यहाँ पे कहा गया है, जैसे लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल हैं। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। तो आशा करता हूँ अभी तक आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। उत्पादन का संगठन, उत्पादन को कैसे हम करते हैं, उत्पादन कैसे करते हैं।
उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक हैं। वस्तुएं हों, उसको उत्पादित करने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता है वो आपको मैं यहाँ पे पता चलने वाला है। पहली आवश्यकता है भूमि की। अगर आप खास तौर से कृषि करना चाहते हैं तो अगर आपके पास भूमि ही नहीं होगा तो आपके पास पैसा हो के, आपके पास सारे संसाधन हो के क्या फ़ायदा अगर आपके पास भूमि ही नहीं है। तो पहला यहाँ पे महत्वपूर्ण आवश्यकता है संसाधन उत्पादन के लिए भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे पानी हो गया, वन हो गए जिससे लकड़ियाँ प्राप्त करेंगे, खनिज हो गए। दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे। खेती ऐसे तो हो नहीं जाएगी, उसमें काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो पहला तो भूमि होगी, उसके साथ साथ छोटी आवश्यक संसाधन हो गए जैसे पानी हो गया, वन हो गए, ये सारी चीज़ें हो, खनिज हो गए जो उसमें खेती में डाला जाता है। और उसके बाद श्रम भी तो है यहाँ पे कि कौन खेती करेगा। ठीक है, कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करते हैं, चाहे वो बहुत पढ़े लिखे श्रमिक हों, चाहे वो नहीं कम पढ़े लिखे श्रमिक हों, दोनों ही यहाँ पे अपना श्रम प्रदान करते हैं। पढ़े लिखे अपने दिमाग का श्रम करते हैं, दिमाग से श्रम करते हैं, और जो कम पढ़े लिखे हैं वो अपने शारीरिक श्रम के द्वारा वहाँ पे काम करते हैं। तीसरी आवश्यकता है यहाँ पे भौतिक पूंजी, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह की आगत, यानी कि जो हम लगाते हैं उसमें खेती में पैसे की बात हो रही है यहाँ पे। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं? आप देखिए, औजार, मशीन, भवन। औजारों और मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीन जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। यानी कि ये आपका कई सालों तक रहेंगे ये सारी चीज़ें, तो इसे स्थायी पूंजी कहेंगे। दूसरा है यहाँ पे कच्चा माल और नगद मुद्रा। आप किसी से श्रम कराएंगे तो किसानों से, तो उसको तो नगद मुद्रा देंगे ना। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत, कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसे की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। समझ रहे हैं, कच्चा माल हो गया, चाहे वो नगद पैसे आप किसी को दे रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? कार्यशील पूंजी कहेंगे। एक होता है स्थायी पूंजी, दूसरा कार्यशील पूंजी हो गया। औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं, यानी कि ये स्थायी नहीं होती हैं। जैसे उत्पादन क्रिया चलती रहती है उसी के बीच में ये समाप्त होती रहती हैं। एक चौथी आवश्यकता भी होती है आपको स्वयं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एक चौथी आवश्यकता भी होती है आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इन्हें मानव पूंजी के नाम से जाना जाता है, यानी कि आपके अंदर नॉलेज है, आप उस उद्यम को यानी कि उस बिजनेस को चला पा रहे हैं, उस कार्य को कर पा रहे हैं, तो आपको मानव पूंजी की संज्ञा दी जाएगी। ये देखिए, यहाँ पे कारखाने में मशीनों पर कार्य कर रहे हैं श्रमिक, मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे, आगे दूसरे तीसरे चैप्टर में। चित्र में उत्पादन में प्रयुक्त भूमि, श्रम और स्थायी पूंजी की पहचान कीजिए। अब यहाँ पे चित्र देखिए, इसमें स्थायी पूंजी क्या है? ये मशीन है जिस पे ये कार्य कर रहा है, ये आपका मनुष्य है यहाँ पे, तो इसको क्या कह सकते हैं आप श्रम कह सकते हैं। ठीक है, भूमि जिस पे ये कार्य बिजनेस स्टेबल होगा, जिस बिल्डिंग पे। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होते हैं, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे, यानी कि भूमि, श्रम और पूंजी। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहते हैं, यानी कि जो पैसे रुपए होते हैं, इसको इस अध्याय में आपको पूंजी के नाम से यहाँ पे संबोधित किया गया है। अब आते हैं पालमपुर में खेती की तरफ बढ़ते हैं। पालमपुर में खेती के लिए क्या क्या यहाँ पे हो रहा है? पहला है भूमि स्थिर है। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं, यानी कि पालमपुर गांव में ज़्यादातर लोग खेती करते हैं और वहाँ पे 75% लोग खेती पर ही निर्भर हैं।
वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। किसान भी उसी पे आश्रित है और किसानी खेती में जो कार्य कर रहे हैं श्रमिक वो भी उसी पे आश्रित हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है, खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है, यानी कि जितना है खेती उतना ही रहेगा, वो तो बढ़ नहीं जाएगा। पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी कि जो 1960 के दशक में जो भी बंजर भूमि थी उसको वहाँ पे उसको उपजाऊ बना दिया गया और उसको भी अपने खेती में जोड़ लिया गया। अब ऐसी कोई ज़मीन वहाँ पे नहीं बची है जिसको और बढ़ाया जा सके। अब यहाँ पे देखिए, भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। यद्यपि गांव में भूमि का माप बीघा, गुट्ठा आदि, जैसे आपके इलाके में क्या बोला जाता है, बीघा, बिस्सा, गुट्ठा आदि जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी कि 100, यहाँ पे 1 हेक्टेयर की बात करें तो 100 मीटर एक भुजा होगी, यानी कि आयताकार स्तर वर्गाकार स्तर कर लीजिए, या 100 मीटर इधर 100 मीटर इधर, यानी कि 100 मीटर लंबाई 100 मीटर चौड़ाई आपका होगा, तो वो आपका 1 हेक्टेयर माना जाएगा। क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वहाँ पे मीटर में अपने स्कूल के मैदान को पता कर लीजिए, उससे आप कर सकते हैं कंपेयर, तो पता चल जाएगा कि 50 बाई 50 होगा तो आधा हेक्टेयर होगा, 200 बाई 200 होगा तो 2 हेक्टेयर होगा। ठीक है, उससे तुलना कर सकते हैं आप। दूसरा, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? भूमि तो स्थिर हो गई, उसको तो बढ़ाया नहीं जा सकता था वहाँ पालमपुर गाँव में, लेकिन क्या उतनी ही भूमि से हम उत्पादकता बढ़ा सकते हैं? तो जाहिर सी बात है, जहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। अब पश्चिमी भाग के गांव की तरह क्यों बोला गया उत्तर प्रदेश के? क्योंकि वहाँ पे देखेंगे बोला गया था स्टार्टिंग में कि गुड़ से लदे हुए बैलगाड़ियाँ और गुड़ से लदे हुए भैंसा गाड़ी। तो गुड़ कहाँ पे ज़्यादा होता है? उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, पालमपुर की तुलना की जा सकती है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग से। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम, जब खरीफ का मौसम होता है, में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम यानी कि जब रबी का टाइम आता है तो उसमें आप सभी को पता है गेहूँ बोया जाता है, गेहूँ का उगाया जाता है। उत्पादित गेहूँ में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूँ किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं, क्योंकि रायगंज वहाँ से सबसे समीप जो कस्बा है वही है। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेच दिया जाता है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि यहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। अगर पानी ही नहीं होगा तो आप खेती कैसे करेंगे? तो खेती के लिए सबसे मुख्य चीज़ क्या है? पानी। अब वहाँ पे पालमपुर गांव में पानी की व्यवस्था अच्छी है, इसलिए वहाँ पे किसान 3 खेती एक वर्ष में कर पा रहे हैं। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी। इसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब तक किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। रहट क्या होता है? जैसे कुएं में पवन चक्की की तरह लगा देते हैं, ये कुआं हो गया। यहाँ पे इस तरीके से रहट लगी होती है, यहाँ से पानी आता है, यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ पे गिरता जाता है पानी, फिर ये नीचे जाता है। पानी ऐसे घूम घूम के यहाँ पे गिरता रहता है खेतों में, इसको रहट कहते हैं। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई हो पाती है, सिंचाई की जा सकती थी। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्दी ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। यानी कि पालमपुर गांव में पूरा कितना ज़मीन है? 200 हेक्टेयर, और पूरी ज़मीन की सिंचाई होने लगी नलकूपों के द्वारा। भारत में सभी, यहाँ पे सोचने वाली बात, यहाँ पे देखिए इसको, भारत में सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तरीय सिंचाई व्यवस्था नहीं है।
नदी मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्रों में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती है। बहुत से ऐसे पहाड़ी क्षेत्र भी अभी हैं जहाँ पे पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे खेती किससे कैसे होगी? सिर्फ भगवान भरोसे। बारिश होगी तो होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। एक साल में जब एक ज़मीन से हम एक से ज़्यादा फसल उगा लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बहुविधि फसल प्रणाली। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, गन्ना हो गया, ये आपका बाजरा हो गया, गेहूँ हो गया, और ये आलू का पेड़ है, पौधा। चर्चा करें, देखिए 1.1 में 10 लाख यानी कि 1 मिलियन जिसको कहते हैं हेक्टेयर की इकाइयों में भारत में कृषि क्षेत्र को दिखाया गया है। अभी आगे दिखाएंगे। सारणी में के नीचे दिए गए आरेख में इसे चित्रित करें। आरेख क्या दिखाता है? कक्षा में चर्चा करें। क्या सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को बढ़ाना आवश्यक है और क्यों? बिल्कुल सही बात है। जाहिर इंपॉर्टेंट बात है कि सिंचाई के अंतर्गत आने वाला जो क्षेत्र है उसको बढ़ाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा? कृषि उत्पादों को बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए, साड़ी वर्षों में जुताई, यहाँ पे संबंधित वर्षों में जुताई के क्षेत्र हैं। यहाँ पे 1950-51 में 132 मिलियन हेक्टेयर था। 1990-91 में 186 मिलियन हेक्टेयर हो गया। 2001 में यानी 10 साल बाद उतना ही रहा, नहीं बढ़ाया गया। फिर उसके 10 साल बाद वहाँ से 198 आया। फिर उसके यहाँ पे 1 साल बाद घट गया। उसके बाद 1 साल बाद और घट गया। फिर उसके बाद 1 साल बाद बढ़ गया। यहाँ पे देखेंगे घटता बढ़ता रह रहा है। इससे ये पता चलता है कि कहाँ पे अभी भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी की अच्छी सुविधा नहीं है। यहाँ पे क्या दिखाया गया? जुताई क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर में। अब यहाँ पे देखें आगे, यहाँ पे आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं। अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर निम्न सारणी भरिए। सारणी दी गई है आगे नीचे, इसको भरना है आपको अपने क्षेत्र में होने वाली फसलों के आधार पर। आपने देखा कि एक ही ज़मीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविधि फसल प्रणाली है। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग, यानी कि हम एक तो हो गया कि कई खेती कर रहे हैं, एक ही साल में कई चीज़ों का खेती कर रहे हैं। दूसरा विधि ये है कि उसमें हम टेक्नोलॉजी इंक्लूड कर रहे हैं। मतलब उसमें आधुनिक विधियाँ, कृषि विधियाँ उसमें हम लगा रहे हैं, जिससे और भी हमारे कृत्रिम बीज लगा रहे हैं, जिससे पैदावार बढ़ रही है, तो वो भी तो फसल हमारी बढ़ाएगी। ठीक है। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही यहाँ पे मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में पाया जाता है। 1960 के दशक में मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिसकी उपज अपेक्षाकृत कम होती थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरे प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध है, उन्हें इनको खरीदना नहीं पड़ता था। लेकिन उसके बाद देखिए 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीज HYV, ठीक है, के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HY हाई यील्ड बीट्स ये कहे जाते हैं। बीजों से एक ही पौधे में से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। यानी कि वही मैंने बताया ना कि जो आजकल के बीज हैं जो पहले वाले बीजों से की तुलना में ज़्यादा पैदावार देते हैं। आधुनिक कृषि के तरीके में देखिए आ गया आपका HYV में बीज, रासायनिक उर्वरक आ गए, जैसे यहाँ पे सिंचाई हो रही है अच्छे तरीके से, देखिए नलकूप से हो रही है, बिजली मिल रही है, कीटनाशक डाल रहे हैं आप गोबर खाद की जगह पे, उर्वरक डाल रहे हैं, जिससे क्या होगा? जल्दी पेड़ बढ़ेंगे। आधुनिक कृषि विधियाँ ये दिखाया गया है। अधिक उपज वाले बीज दिखाए गए यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की ज़रूरत थी।
अधिक उपज केवल अधिक उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव थी। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदी, यानी कि जो फसल काटने के बाद उसको बीज निकालते हैं उसका प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदी, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। उन्हें इनसे गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, यानी कि 1300 किलोग्राम एक हेक्टेयर में पैदा होता था, जबकि HYV बीजों की द्वारा 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की उपज पहुंच गई। सोचिए कि 2.5 गुना के आसपास। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने और को अब अधिशेष गेहूं की मात्रा बढ़ गई, यानी कि अब उनके पास जाहिर सी बात है उतनी ही खेती से ज़्यादा अगर गेहूं उगा रहे हैं तो उनके पास खाने का तो उतना ही खाएंगे, पहले जितना खाते थे। अब उनके पास बच ज़्यादा जा रहा है तो वो अब उसको आसानी से बेच पा रहे हैं। इस साड़ी में देखिए दिखाया गया है वर्ष दालों का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन। कृषि निगम और किसानों के कल्याण विभाग फरवरी 2019 पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स 2020 डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा ये डाटा दिया गया है। ये टन में डाटा दिया गया है, इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए आगे एक आरेख बनाकर दिखाइए क्या हरित क्रांति दोनों ही फसलों के लिए समान रूप से सफल सिद्ध हुई। विचार विमर्श करें। अभी दिखाता हूँ चार्ट, फिर आपको समझाऊंगा। फिर आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने वाले किसान के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी क्या है। तीसरा, पहले की तुलना में कृषि की आधुनिक विधियों के लिए किसानों को अधिक नकद की जरूरत पड़ती है, क्यों। तो यहाँ पे देखेंगे पहले तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर दिया जाए कि दोनों फसलों के लिए वो काम किया कि नहीं किया। तो जाहिर सी बात है गेहूं के लिए तो किया, लेकिन दाल के लिए उतनी तुलना में नहीं किया। देखिए 10 ये भी थे, लेकिन लास्ट में 10 से 23 ही पहुँचा है और ये 10 से 108 पहुँच गया है। तो जाहिर सी बात है कि जितना गेहूँ के लिए हरित क्रांति ने काम किया उतना दालों के लिए नहीं किया। इसलिए देखेंगे कि गेहूँ अभी भी 20-30 रुपये किलो मिलता है और दालें 150-200 किलो प्रति किलो मिलती हैं, 150-200 रुपये। सुझाई गई क्रियाएं। खेत पर जाने के पश्चात अपने क्षेत्रों के कुछ किसानों से बातें कर यह मालूम कीजिए आधुनिक या परंपरागत या मिश्रित खेती की इन विधियों में से किसान किसका प्रयोग करते हैं। ये पूछिए कि आधुनिक विधि का प्रयोग करते हैं या परंपरागत पुरानी विधि का प्रयोग करते हैं। दूसरा, सिंचाई के क्या स्रोत हैं, कैसे सींचते हैं अपने खेती को। तीसरा, कृषि भूमि के कितने भाग में सिंचाई होती है, यानी कि अगर उनके पास 1 हेक्टेयर भूमि है तो वो कितने भाग को सिंचाई कर पाते हैं। चौथा, किसान अपने लिए आवश्यक आगत कहाँ से प्राप्त करते हैं। अब अगला यहाँ पे है तीसरा पॉइंट, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। पहला हो गया भूमि स्थिर है, दूसरा उसमें हम उत्पादन कैसे बढ़ाएं, और तीसरा क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानीपूर्वक प्रयोग करने की ज़रूरत है। उसमें हम उर्वरक डाल रहे हैं, कृत्रिम चीज़ें डाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम आएगी, खराबी आएगी। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया, यानी कि भूमि आप देखेंगे आपके आसपास घरों में भी अब जल स्तर पहले की तरह नहीं रहेगा। पानी कभी कभी आपका समरसेबल या नल छोड़ के आएगा। भूमि का जो जल स्तर वो कम होने की वजह से ये होता है। मिट्टी की उर्वरता और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। मतलब हम उपजाऊ तो करें, अपने उपज तो बढ़ाएं, लेकिन पर्यावरण की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। सुझाई की क्रिया देख लीजिए यहाँ पे है। अखबारों पत्रिकाओं से पाठ में दी गई रिपोर्टें पढ़ने
के बाद कृषि मंत्री को यह बताते हुए अपने शब्दों में एक पत्र लिखिए कि कैसे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हानिकारक हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए पालमपुर गांव कृषि भूमि का वितरण इस तरह से किया गया है, इस तरह से बांटा गया है। देखेंगे ब्लॉक ब्लॉक बना के कहीं कहीं छोटी खेती हो रही है, कहीं पे बड़े मात्रा में खेती हो रही है। रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे गोबर खाद क्या होता है, तुरंत पानी में घुलता नहीं है, उसको टाइम लगता है पौधों तक पहुंचने में। लेकिन रासायनिक जो खाद होती है, रासायनिक उर्वरक होते हैं, वो पानी जैसे आप डालें उसमें घुल गया और पौधे में डायरेक्ट मिल गया तुरंत। लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। अब गोबर है आपका 10 दिन तक वो पड़ा रहेगा वहाँ पे, धीरे धीरे पौधा लेता रहेगा। लेकिन रासायनिक उर्वरक क्या है, एक बार पानी में घुला, पेड़ तक पहुँचा, फिर वो समाप्त, फिर पौधे को दोबारा चाहिए कुछ दिन बाद। गोबर रहेगा तो वो धीरे धीरे मिलता रहेगा। वे मिट्टी से निकलकर भौम जल, नदियों और तालाबों को प्रदूषित करते हैं। वहाँ से पानी बहेगा तो नदियों में जाएगा, तालाबों में जाएगा तो जल प्रदूषित होगा ना। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर देते हैं जो पौधे के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसका अर्थ है कि उनके प्रयोग से के कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में होता है। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है। पंजाब के किसानों को पहले के उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। यानी कि पहले जितना खाद डालते थे वो रासायनिक, अब उतना ही उपज पाने के लिए उनको ज़्यादा रासायनिक खाद डालनी पड़ती है। इसका मतलब यह है कि वहाँ खेती की लागत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब क्या होगा, जब ज़्यादा खाद डालेंगे तो उसमें पैसा भी लगेगा, तो लागत बढ़ती जाएगी और खेती तो उतना ही हो रहा है जितना होना स्टार्ट हुआ था। चौथा है, पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। आपको वितरण दिखाया ना ऊपर अभी फिगर में, वही पूछ रहा है कि पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। आपने यह जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवार में से लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांशतः दलित हैं। दूसरा, इसमें आगे देखिए, बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती। छोटी खेती करेंगे तो कैसे आमदनी होगी, जाहिर सी बात है। 1960 में कृषक गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर अधिक असिंचित भूमि थी। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। यद्यपि वे बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। गोविंद की मृत्यु के कुछ वर्ष पश्चात यह भूमि उसके तीनों पुत्रों में के बीच बट गई। प्रत्येक के पास, अब भाई 2.25 था तो प्रत्येक के पास 0.75 टुकड़ा आएगा। परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी ज़मीन से गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य ढूंढना पड़ रहा है। अब जाहिर सी बात है कि जब पहले गोविंद था वो अकेले खेती करता था पूरी ज़मीन पे, तो वो परिवार का अपना पेट पाल लेता था। उसके साथ उसको भैंस उसके पास थी, तो भैंस के दूध को बेच के जो कमाता था उससे भी वो अपना परिवार चला ले रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, जब वो मर गया तो उसके तीनों बेटों में ज़मीन बराबर बराबर बढ़ गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अच्छी सुविधा है जल सिंचाई की, बिजली की भी सुविधा है, उर्वरक भी हैं, आधुनिक बीज भी हैं, लेकिन फिर भी अब वो उतना पैदावार नहीं उत्पन्न कर पा रहे हैं जिससे वो साल भर बैठ के खा सकें। इसलिए उनको साल में कुछ टाइम ऐसा आता है जब उनको और भी कार्य करना पड़ता है खेती के अलावा। चित्र 1.5 में आप एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं। इन पर छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरी ओर गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े बड़े आकार के प्लॉट हैं। पालमपुर में मझोले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं और 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि भी है। अब यहाँ पे देखेंगे छोटे किसान, देखिए ये हो गए आपके छोटे किसान, छोटे छोटे किसान, ये आपके मझले किसान हो गए जो यहाँ पे दिखाई गई हैं चीज़ें, ये आपके बड़े किसानों की भूमि हो गई। देख लीजिए बड़ी बड़ी खेतों की प्लाट है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे किसानों के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। कुछ किसान यहाँ पे गेहूं की फसल कटाई, बीज बोना, कीटनाशकों का छिड़काव करना तथा
आधुनिक एवं परंपरागत विधियों से फसलों की जुताई कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक तरफ ये आप कटाई कर रहे हैं फसलों की, यहाँ पे कीटनाशक डाल रहे हैं, यहाँ पे खेतों की जुताई कर रहे हैं, ये बीज बो रहे हैं, ठीक है, ये ट्रैक्टर से जुताई कर रहे हैं, ये हलों से जुताई कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। आइए चर्चा करें। चित्र 1.5 में क्या तुम छोटे किसानों द्वारा खेती में प्रयुक्त भूमि को छायांकित कर सकते हो? तो यहाँ पे जो चित्र 1.5 दिखाया गया था आपको यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे क्या छोटे किसानों के द्वारा खेती को दर्शाया जा सकता है आराम से। ये जो है एरिया, इधर वाले और इधर वाले, ये सब छोटे किसानों के द्वारा खेती की जा रही है, ठीक है। किसानों के इतने अधिक परिवार भूमि के इतने छोटे प्लाटों पर क्यों खेती करते हैं? आरेख 1.1 में देखिए, जो नीचे पाई चार्ट लिखा हुआ है में भारत में किसानों और उनके द्वारा खेती में प्रयुक्त भूमि का विवरण दिया गया है। इसकी कक्षा में चर्चा करें। यहाँ पे देखिए वेन डायग्राम दिया गया, ये आपका सीमांत एवं छोटे कृषक हैं जो ये डार्क हैं, और अर्ध मझोले और बड़े किसान हैं जो ये हल्के कलर में हैं। ये आपका दो तरीके से दिखा गया है, कृषि क्षेत्र और कृषकों की संख्या। कृषि क्षेत्र में देखिए, यहाँ पे कृषि क्षेत्र में सीमांत और छोटे किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, और इधर अर्ध मझोले और बड़े किसान जो है जिसके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। समझ गए? तो ये हो गया। आप वेन डायग्राम देख लीजिए। ये आपका इसका स्रोत है पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स 2020 के द्वारा ये लिया गया है फ़ोटो। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए दाहिनी तरफ, क्या आप इस बात से सहमत है कि पालमपुर में कृषि भूमि का वितरण असमान है? क्या भारत में भी ऐसी ही स्थिति है? व्याख्या कीजिए। बिल्कुल, आप पालमपुर की कहानी को देखेंगे ऊपर के फ़ोटोज़ को, तो उससे देख के ये पता चलता है कि वहाँ पे कृषि भूमि जो है सही तरीके से वितरित नहीं हुई है। किसी के पास ज़्यादा खेती है, किसी के पास कम खेती है, और यही ज़्यादातर चीज़ें आपको भारत के क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा, भारत के भौगोलिक क्षेत्र में भी। अब अगला यहाँ पे 5वां, श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। मतलब भूमि है किसानों के पास, लेकिन दूसरा कारक जो था श्रम, ये कौन करेगा? तो इसके बारे में भी देखिए यहाँ पे बताया गया है। खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं कार्य करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही कर लेते हैं। मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लाते हैं। जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, मझोले किसान हैं, वो क्या करेंगे, अपने और अपने परिवार के साथ ही अपने खेतों में काम कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, वो जो खेती में श्रम होती है वो खुद से कर लेते हैं। लेकिन जो बड़े किसान हैं वो क्या करते हैं, खेती में कार्य करने के लिए श्रमिकों को वहाँ पर किराए पर लगाते हैं। आइए चर्चा करें। खेतों में किए जाने वाले कार्यों को चित्र 1.6 में पहचानिए तथा इनको उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या बहुत छोटे प्लाटों में खेती करने वाले परिवारों से। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों की यहाँ पे उगाई गई, अभी कहानी ये पढ़ के बताता हूँ। फसल का पर कोई अधिकार नहीं होता। अब ये देखिए, इस फिगर को देख लीजिए, यहाँ पे क्या बताया गया है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, 1.6 में आपको पहचानना है कि उचित क्रम क्या है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, आप ट्रैक्टर से या फिर हल से आप खेतों को जोतते हैं। फिर जोतने के बाद यहाँ पे देखिए हल से जुताई हो रही है। उसके बाद क्या करते हैं, हम उसमें बीज बोते हैं। बीज बोने के बाद उसमें हम कीटनाशक का छिड़काव करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम क्या करते हैं, जब फसल उग जाती है तो उसकी हम कटाई करते हैं। इस तरीके से आप श्रेणी क्रम में बांट सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 लोग हैं, यहाँ पे ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। आजकल काम मिलना कठिन है, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं, और वह भी बहुत कम दिनों के लिए। घनश्याम एक बड़ा किसान है और उसने अभी अभी एक हार्वेस्टर ख़रीदा है, इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी कम काम मिलेगा। पिछले वर्ष मैंने पूरे वर्ष में 5 माह से भी कम काम किया था। अब यहाँ पे देखिए 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, 2 छोटे किसान हैं। इसमें से ये बात कर रहे हैं कि जो आजकल काम है वो कम मिल रहा है, बड़े किसान हमको बहुत कम दिनों के लिए रखते हैं। तो यहाँ पे एक महिला है, वो कह रही घनश्याम जो है पालमपुर का एक किसान, बड़ा किसान, उसने अभी अपने खेतों में काम करने के लिए हार्वेस्टर लिया। जिससे हार्वेस्टर से क्या होता है, कटाई होती है वहाँ पे जो फसलें उगती हैं। तो हार्वेस्टर आ जाएगा तो वहाँ पे जो किसान लगाए जाते थे किराए पे काटने के लिए खेती, वो भी नहीं लगाए जाएंगे। इसमें से ये महिला कर रही हैं कि मुझे तो पिछले वर्ष सिर्फ 5 महीने ही काम मिला था, उससे भी कम समय के लिए हमको काम मिला था 12 महीने में।
हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर तथा गहाई के लिए थ्रेसर है। यहाँ पे देखिए, खेतों की जुताई सबसे पहला कार्य होता है, खेतों को जोतना पड़ता है, उसको यूज कर, वहाँ पे ट्रैक्टर का यूज हो रहा है। कटाई के लिए हार्वेस्टर का यूज कर ले रहे हैं, और गहाई यानी कि जब आपका अनाज हो जाता है तो उसमें से बीजों को निकालने के लिए वहाँ पे थ्रेसर का काम करता है। यहाँ तक कि खरपतवार को साफ़ करने के लिए कुछ किसान खरपतवार नाशकों का छिड़काव भी कर देते हैं, यानी कि खरपतवार साफ़ करने के लिए भी किसानों को काम नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये कह रहे हैं मुझे स्थानीय साहूकार को 2000 रुपये देने हैं। मैंने पिछली गर्मी में 1000 रुपये लिए थे। जब खेतों में काम नहीं था, मैं इसे कैसे चुकता कर पाऊँगा। मैं 2 वक्त के भोजन के लिए भी कठिनाई से कमा रहा हूँ। महिला कह रही है, इस वर्ष मुझे रायगंज में ईंट के भट्ठे पर काम की तलाश करनी पड़ेगी। मेरी स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। पिछले कर्ज के कारण साहूकार मुझे ऋण देने से मना कर रहा है। तो दोनों लोग कर्ज में डूबे हुए हैं और काम भी कम मिल रहा है, और ये लोग कहीं दूसरी जगह जाके कोई और कार्य भी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। इन दोनों लोगों का नाम है डाला और रामकली। इन दोनों के बीच बात हो रही है। अब यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, इसके आगे पढ़ते हैं। जैसे किसानों का होता है, ठीक है, जैसे उनको फसलों पे कोई अधिकार नहीं मिलता, जो किराए पे आते हैं काटने के लिए फसलों को, उनका कोई अधिकार नहीं होता जैसे किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिसके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। जैसे आप काम कराए तो उनको आप पैसे दे सकते हैं, या फिर उनको काम कराने के बदले उनको कुछ जो अनाज है उसी को दे सकते हैं पैसे की जगह पे। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी वहाँ पे मिलता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल, और खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य, जैसे बुआई के लिए अलग आ गए किसान किराए पे, कटाई के लिए अलग आ गए, उसके लिए अलग अलग होती है। रोजगार की अवधि में भी काफ़ी भिन्नताएं हैं। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं, या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जा सकता है। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी का काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। जो डाला और रामकली अभी बात कर रहे थे उनके बारे में बताया जा रहा है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम 300 रुपये रखा गया है। 2019 मार्च से ये निर्धारित किया गया है, लेकिन डाला को मात्र 160 रुपये ही मिलते हैं। पालमपुर में खेतिहर जो श्रमिक हैं, उस श्रमिकों में बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पर्धा, यानी कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं। जब काम कम रहेगा और मजदूर ज़्यादा रहेंगे तो यही होगा। ये आपका अर्थशास्त्र का ही एक नियम सिखा रहा है आपको। इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने के लिए सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेतिहर श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धनतम व्यक्तियों में से हैं, यानी कि सबसे कम पैसे वाले ये दोनों परिवार हैं, ये दोनों लोग हैं। आइए चर्चा करें, डाला तथा रामकली जैसे खेतिहर श्रमिक गरीब क्यों हैं। गोसाईपुर और मझौली उत्तर बिहार के 2 गांव हैं। दोनों गांवों के कुल 850 परिवारों में 250 से अधिक पुरुष ऐसे हैं जो पंजाब और हरियाणा के ग्रामीण इलाकों या दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद या नागपुर में काम कर रहे हैं। इस प्रकार का प्रवास यहाँ पे अधिसंख्य भारतीय गाँव में होता है, यानी कि ज़्यादातर भारतीय गाँव में ऐसा ही होता है कि लोग जाके बाहर बड़े बड़े शहरों में, नगरों में कमाने जाते हैं। ठीक है, लोग प्रवास क्यों करते हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं कमाने के लिए, इसी को ही प्रवास कहते हैं। क्या आप इस बात की व्याख्या कर सकते हैं कि गोसाईपुर और मझौली के प्रवासी अपने गंतव्यों पर किस तरह का काम करते होंगे। ठीक है, जैसा भी काम उनको मिल जाएगा वो काम करते होंगे। अब 6वां पॉइंट देखिए यहाँ पे, खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। वो आप उनके पास भूमि भी हो गई, उनके पास श्रम की व्यवस्था भी होगी कि किससे वो श्रम कराएंगे, खुद करेंगे या फिर श्रमिकों को किराए पर रखेंगे। अब खेतों के लिए आवश्यक पूंजी है, उन चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए, खेत के लिए बीज वगैरह की व्यवस्था करने के लिए, या फिर श्रमिकों को पैसे देने के लिए नगद या फिर किसी भी रूप से उनको पूंजी की आवश्यकता होगी। तो इसके बारे में भी अब बताया गया है। आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती में के आधुनिक तरीकों के यहाँ पे बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसे चाहिए। पहले टेक्नोलॉजी कम थी तो वो खुद से यहाँ पे हाथों से काम कर लेते थे या बैल से या किसी चीज़ से, लेकिन अब टेक्नोलॉजी आ गई है, आधुनिकरण आ गया है, तो उसमें अब ट्रैक्टर का यूज करते हैं, हार्वेस्टर का यूज करते हैं।
तरह तरह थ्रेसर का यूज करते हैं, तो क्या होगा, जब टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, आधुनिक तरीक़ों का यूज करेंगे तो उसमें पैसे भी अधिक लगेंगे। अधिसंख्य छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं, जो व्यापारी खेती के लिए पैसे देते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। बैंक से जैसे कर्ज लेते हैं तो वो आपको 8% 10% पे मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता जब किसान खेती के लिए कर्ज लेते हैं साहूकारों से या फिर व्यापारियों से, तो उनका जो कर्ज होता है वो महीने के हिसाब से चलता है। सविता की कहानी यहाँ पे देखिए। सविता एक लघु कृषक है। वह अपनी 1 हेक्टेयर ज़मीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसों की ज़रूरत है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में ही, यहाँ पे ऊपर देखिए, उसे 3,000 रुपये चाहिए, यानी कि कम से कम उसको तुरंत पैसे देने के लिए 3,000 रुपये तो चाहिए ही। उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने का निर्णय लेती है। तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार होता है। आप सोच लीजिए कि 24% 4 महीने के लिए, 1 महीने का 6%, जो ब्याज की एक बहुत ऊंची दर है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में से एक श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन पर काम करेगी। ठीक है, उसके मतलब जिससे वो साहूकार से पैसे ले रही है तेजपाल सिंह से, उसको 24% ब्याज पे तो पैसा वापस करेगी ही 4 महीने के बाद, लेकिन जब कटाई का समय आएगा तो उस तेजपाल सिंह के खेत में वो 100 रुपये प्रतिदिन पे काम करेगी, यानी 60 रुपये उधर भी छोड़ रही है वो, जो उसमें कीमत चल रही है। आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है। सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना पड़ेगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की माँ के रूप में उस पर घर के कामों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना कितना कठिन है। दूसरा पॉइंट है, छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। इस तरह के वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है, आप इसका उत्तर अगले भाग में पाएंगे। कि जैसे छोटे किसान हैं वो तो बचत नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास खेती कम होती है, तो जितना उगाते हैं वो खाने में उनको खत्म हो जाता है। लेकिन जो बड़े किसान होते हैं वो पूंजी बचा लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा खेती करते हैं, तो ज़्यादा चीज़ें खाएंगे तो उतना ही, तो खाने के बाद जो चीज़ें बचती हैं उसको वो बाज़ार में बेच भी देते हैं, तो वो पूंजी उनके पास हो जाती है। अब तक की कहानी देखिए। हमने उत्पादन के 3 यहाँ पे कारकों, भूमि के बारे में जान लिए, श्रम के बारे में जान लिया और पूंजी तथा खेती में उनके प्रयोगों के बारे में पढ़ा। आइए अब दिए गए रिक्त स्थान को भरें। अब देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान है। उत्पादन के 3 कारकों में श्रम उत्पादन का सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कारक है। ऐसे अनेक लोग हैं जो गांव में खेतिहर मजदूरों के रूप में काम करने को तैयार हैं, जबकि काम के अवसर सीमित हैं। वे या तो भूमिहीन परिवारों से हैं या वो उनके पास कोई भी मतलब वो मज़दूर हैं। उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है और वे एक कठिन जीवन जीते हैं। श्रम के विपरीत यहाँ पे ऊपर से आपने पढ़ा होगा, तो इसको जब क्वेश्चन आंसर कराऊंगा मैं भरवा दूंगा इसको, उसमें टेंशन मत लीजिए। जब क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो सारी चीज़ें यहाँ पे करा दूंगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स वाले जितने भी हैं मैं क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में आपको करा दूंगा। 7वें पॉइंट पे आते हैं। अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के 3 कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया। गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट कल ही मैं आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा क्वेश्चन आंसर वाला, जिसमें मैं ये जो आपका 6वें पॉइंट में जो फिल इन द ब्लैंक्स था वो भी करा दूंगा। गेहूँ की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूँ का क्या करते हैं, वे परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूँ रख लेते हैं, यानी कि जितना उनको साल भर में खाना है उतना रख लेते हैं और अधिशेष गेहूं को बेच देते हैं। जो एक्स्ट्रा गेहूं रहता है उसको बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटू जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अवशेष गेहूं होता है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन कम होता है तथा इसमें से एक बड़ा भाग वे अपने परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। इसलिए मझोले और बड़े किसान ही बाजार में गेहूँ की पूर्ति करते हैं। चित्र 1.1 में आप गेहूँ से लदी बाजार जाती बैलगाड़ी देख सकते हैं। बाजार में व्यापारी गेहूँ खरीद कर उसे कस्बे और शहरों के दुकानदारों के पास बेचते हैं। एक बड़े किसान तेजपाल सिंह को अपनी समस्त भूमि के
से 350 क्विंटल अधिशेष गेहूँ प्राप्त होता है, यानी कि 350 क्विंटल उसके पास एक्स्ट्रा गेहूँ रहता है। अपने अतिरिक्त गेहूँ को वह रायगंज के बाज़ार में बेच देता है और अच्छी कमाई करता है। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है? पिछले वर्ष तेजपाल ने अधिकांश पैसे बैंक में खाते में जमा कर दिया था। बाद में उसने इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने के लिए किया जिन्हें कर्ज की आवश्यकता थी। उसने बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने के लिए भी किया। इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसे से एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि जो स्थिर पूंजी होती है, जो जैसे मकान, गाड़ी ये हो गया, वो फिक्स आपके पास रहेंगे ही रहेंगे। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े और मझोले किसान भी खेती के अधिशेष कृषि उत्पादों को बेचते हैं। कमाई के वे एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचा लेते हैं। इस तरह वे अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही यहाँ पे बचतों से कर लेते हैं। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने अथवा दुकान खोलने में भी करते हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि इन सबको गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी कहते हैं। जैसे वहाँ पे खेती में न लगा के वो गाय खरीद लिए, कोई जानवर खरीद लिए, या फिर कोई यहाँ पे आप दुकान खोल दिए, गाड़ी खरीद लिए कोई, तो ये क्या हो जाएगा? गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएँ, पालमपुर में अब हो गया, देख लिया आपने कृषि के बारे में। अब गैर कृषि क्रियाएँ क्या क्या होती हैं ये देखिए। स्टार्टिंग में आपको बताया गया ना, वहाँ पे डेयरी का काम होता है, छोटे विनिर्माण कार्य होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या क्या होती है इसको देखें डिटेल में। हमने देखा कि पालमपुर में खेती ही मुख्य यहाँ पे प्रमुख उत्पादन कार्य है। अब हम कुछ गैर कृषि उत्पादक क्रियाओं पर भी विचार करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं, यानी कि 75% लोग कृषि के ही कार्य में लगे हैं। पहला कार्य है डेयरी, अन्य प्रचलित क्रिया है। पालमपुर के एक परिवार में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार और बाजरा, जिसको चरी कहते हैं, खिलाते हैं। दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में बेच दिया जाता है। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र खोला है, यानी कि वहाँ पे दूध इकट्ठा किया जाता है और वो फ्रीजर में रखा जाता है जिससे दूध खराब ना हो। जहाँ से दूध दूर दराज के शहरों और कस्बों में भेज दिया जाता है। आइए चर्चा करें। हम 3 किसानों के उदाहरण लेते हैं। प्रत्येक ने अपने खेतों में गेहूं बोया है, यद्यपि उनका उत्पादन भिन्न भिन्न है। देखिए स्तंभ 2, दूसरा किसान। प्रत्येक किसान के परिवार द्वारा गेहूं का उपभोग समान है, जो 3 स्तंभ में है। इस वर्ष के समस्त अधिशेष गेहूं का उपयोग अगले वर्ष के उत्पादन के लिए पूंजी के रूप में किया जाता है। यह भी मान लीजिए कि उत्पादन इसमें प्रयुक्त होने वाली पूंजी का दोगुना होता है, तो साड़ी को पूरा करें। साड़ी में क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो में करा दूंगा आपको। देखिए पहला किसान है ये। इसमें क्या है, वर्ष 1 में उत्पादन 100 हुआ, उपभोग 40 हुआ, बचा कितना 60, और अगले वर्ष के लिए 60 की पूंजी बचा लिया। दूसरे वर्ष उत्पादन हुआ 120, उपभोग हुआ 40, उपभोग तो उतना ही होगा। फिर कितना बचेगा, 80 बचेगा, तो 80 और 60 140 हो जाएगा। फिर 140 यहाँ पे बचा है 140, ठीक है। फिर यहाँ पे तीसरे वर्ष कितना उत्पादन होगा, वो उसी हिसाब से बढ़ेगा ना, जैसे 10 हुआ, फिर 120 हुआ, फिर 140 होगा। इस तरीके से ये भर के मैं क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में करा दूंगा। तीनों किसान यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। तीनों किसानों के गेहूं के तीनों वर्ष के उत्पादन की तुलना कीजिए कि कितना उत्पादन उन लोगों ने किया। तीसरे वर्ष तीसरे किसान के साथ क्या हुआ, क्या वह उत्पादन जारी रख सकता है। अब यहाँ पे देखिए तीसरे किसान के बारे में बोला जा रहा है। उत्पादन 60 हुआ, 40 उपभोग हुआ, 20 यहाँ पे अधिशेष हुआ, तो 20 यहाँ पे बचेगा अगले वर्ष के लिए पूंजी। लेकिन उसको उत्पादन तो 60 चाहिए, तो 20 से काम चलेगा नहीं, चल पाएगा, तो उसको पैसा लेना पड़ेगा किसी से। दूसरा पॉइंट देखिए, पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण। इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर के विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है और उन्हें छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर यहाँ पे लिया जाता है, नहीं तो ज़्यादातर चीज़ें वो खुद से करते हैं, जो परिवार ये विनिर्माण कार्य करता है। मिश्रीलाल की कहानी है और करीम की कहानी है। मिश्रीलाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी है जो बिजली से चलती है और उसे अपने खेतों में लगाया है। पहले गन्ने को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था, पर अब
लोग इसे मशीनों से करना पसंद करते हैं। मिश्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीद कर उससे गुड़ बनाता है। गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेच देता है। इस प्रक्रिया से मिश्री लाल थोड़ा लाभ कमा लेता है। दूसरा करीम की कहानी है। करीम ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोला हुआ है। हाल के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर शहर के कॉलेज जाने लगे। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री थी। उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय लिया। उसने कंप्यूटर खरीदने और अपने घर में बाजार की ओर खुले बाहर के कमरे में कक्षाएं प्रारंभ की। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया। तो ये 2 लोग हैं, 2 अलग अलग प्रकार से कार्य कर रहे हैं खेती के अलावा। आइए चर्चा करें। मिश्री लाल को गुड़ बनाने की यहाँ की उत्पादक इकाई लगाने में कितनी पूंजी की जरूरत पड़ी? इस कार्य में श्रम कौन उपलब्ध कराता है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मिश्री लाल क्यों अपना लाभ नहीं बढ़ा पा रहा है? क्या आप ऐसे कारणों के बारे में सोच सकते हैं जिनमें उन्हें हानि हो सकती है? मिश्री लाल अपना गुड़ गांव में न बेचकर शाहपुर के व्यापारियों को क्यों बेच देता है? दूसरी तरफ करीम की पूंजी और श्रम किस रूप से मिश्री लाल की पूंजी और श्रम से भिन्न है? इससे पहले किसी और ने कंप्यूटर केंद्र क्यों नहीं शुरू किया? संभावित कारणों की चर्चा करें। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे पालमपुर के दुकानदार जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं लोग, उसमें पालमपुर में ज़्यादातर लोग व्यापार यानी कि विनिर्माण नहीं करते हैं। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाज़ारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। आप देखेंगे कि गांव के छोटे जनरल स्टोरों में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्तियाँ, कॉपियाँ, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट है अपने घर के एक भाग में छोटी दुकान खोल ली। वे खाने की चीज़ें बेचते हैं। और चौथा पॉइंट है यहाँ पे परिवहन। तेज़ी से विकसित होता एक क्षेत्रक है। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियाँ चलाने वाले लोग रहते हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। वे लोग और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। किशोर की कहानी है। किशोर एक खेतिहर मजदूर है। अन्य ऐसे ही श्रमिकों की भांति किशोर को अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकता पूरी करने में कठिनाई होती थी। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया था। यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे। किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी। अब वह भैंस का दूध बेचता है। अब उसने अपनी भैंस गाड़ी भी बना ली है जिसमें वह कई प्रकार के सामान ले जाता है। सप्ताह में एक दिन वह गंगा के किनारे से कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है। कभी कभी वह गुड़ अथवा अन्य वस्तुओं को लेकर शाहपुर जाता है। हर एक महीने उसे परिवहन संबंधित कोई न कोई काम मिल जाता है। परिणाम स्वरूप किशोर पिछले वर्षों की तुलना में अब अधिक कमाने लगा है। अब यहाँ पे चर्चा करने वाली बात है किशोर की स्थायी पूंजी क्या है। जैसे उसका भैंस हो गया वो स्थायी पूंजी हो गई, भैंस गाड़ी वो स्थायी पूंजी हो गई। क्या आप सोच सकते हैं कि उसकी कार्यशील पूंजी कितनी होगी? अगला पॉइंट है किशोर कितनी उत्पादन क्रियाओं में लगा हुआ है। वो अपना खेती कर रहा है, भैंस से दूध भी निकाल रहा है, भैंस गाड़ी भी कार्य कर रहा है। क्या आप कह सकते हैं कि किशोर को पालमपुर की अच्छी सड़कों से लाभ हुआ? बिल्कुल, परिवहन के लिए उसको अच्छी सड़कें चाहिए ही होंगी। तो सारांश यहाँ पे है कि गांव में, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, गांव में खेती मुख्य उत्पादन क्रिया है। पिछले वर्षों में खेती की विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इनकी वजह से किसान उतना ही भूमि से अधिक फसल पैदा करने लगे हैं। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि भूमि स्थायी तथा दुर्लभ है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ रहा है। यानी कि खेती तो उतनी थी, ज़मीन उनके पास उतनी थी, लेकिन अब आधुनिकीकरण के कारण वो उसी ज़मीन से ज़्यादा उत्पादन कर पा रहे हैं जो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खेती की नई विधियों में कम भूमि परंतु अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। जितनी भूमि है आपके पास उतनी भूमि रहेगी, लेकिन जो आधुनिकीकरण की वजह से जो पहले लागत लगती थी खेती के लिए अब उससे ज़्यादा की लागत लगेगी क्योंकि ट्रैक्टर पैसे से जोतेगा, खेत काटने के लिए हार्वेस्टर आएगा वो पैसे से खेत काटेगा, आपका ज़्यादा पैसे लगेंगे। उसमें समय तो कम लगेगा लेकिन पैसे ज़्यादा लगेंगे। मझोले और बड़े किसान अपने उत्पादन से हुई बचत से अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। दूसरी ओर छोटे किसानों के लिए जो भारत में
किसानों की कुल संख्या का 80% भाग है, पूंजी की व्यवस्था करना बहुत कठिन है। उनके भूखंड का आकार छोटे होने के कारण उनका उत्पादन पर्याप्त नहीं होता। अतिरिक्त साधनों की कमी के कारण वे अपनी बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते, अतः उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज के अतिरिक्त कई छोटे किसानों को अपने व अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेतिहर मजदूरों के रूप में अतिरिक्त काम करना पड़ता है। श्रम पूर्ति उत्पादन के अन्य कारकों की तुलना सबसे अधिक प्रचुर है, अतः नई विधियों में श्रम का अधिक प्रयोग करना आदर्श होगा। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। खेती में श्रमिकों का उपयोग सीमित है। अवसरों की तलाश में श्रमिक आस पड़ोस के गांवों, शहरों और कस्बों में जा रहे हैं। कुछ श्रमिकों ने गांव में ही गैर कृषि क्षेत्रों में अपना काम प्रारंभ कर दिया। इस समय गांव में गैर कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के 100 कामगारों में से केवल 24 ही गैर कृषि कार्यों में लगे हैं। यद्यपि गांव में अनेक प्रकार के गैर कृषि कार्य होते हैं, हमने उसमें से कुछ ही देखा है। प्रत्येक कार्य में नियुक्त लोगों की संख्या बहुत कम है। हम चाहेंगे कि भविष्य में गाँव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं में भी वृद्धि हो। खेती के विपरीत गैर कृषि कार्यों में कम भूमि की आवश्यकता होती है। लोग कम पूंजी से भी गैर कृषि कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इस पूंजी को प्राप्त करने कैसे किया जाता है, या तो अपनी ही बचत का प्रयोग किया जाता है वहाँ पे, या फिर किसी से कर्ज लिया जाता है। आवश्यकता है कि यहाँ पे कर्ज कम यहाँ पे दर पर उपलब्ध हो, ताकि बिना बचत वाले लोग भी गैर कृषि कार्य शुरू कर सकें। गैर कृषि कार्यों के प्रसार के लिए यह भी आवश्यक है कि ऐसे बाजार हों जहाँ वस्तुएं और सेवाएं बेची जा सकें। पालमपुर में हमने देखा कि आस पड़ोस के गाँव, कस्बों और शहरों में दूध, गुड़, गेहूँ आदि उपलब्ध हैं। जैसे जैसे ज़्यादा गांव, कस्बों और शहरों से अच्छी सड़कों, परिवहन और टेलीफोन से जुड़ेंगे, भविष्य में गाँव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं के अवसर बढ़ेंगे। ये हो गई पालमपुर की कहानी कंप्लीट। अभ्यास का क्वेश्चन आ गया अब, और ऊपर का जो एक रिक्त स्थान वाला था, फिल इन द ब्लैंक्स था, वो सभी इसी के साथ मैं करा दूंगा। चिंता की बात नहीं है, बस कल या परसों तक आपको ये वीडियो मिल जाएगी क्वेश्चन आंसर वाली। तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों को समझ में आया ये वीडियो जो मैंने इसमें समझाया आप लोगों को डिटेल में, 1 घंटे के आसपास की वीडियो हो गई होगी। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर ऐसी वीडियो अगर आप लोगों को क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के सभी विषयों की क्लासेस बिल्कुल फ्री में देखनी है, NCERT के, CBSE की, तो आप लोग रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।